दोस्तों, दुनिया के कुछ ही देश नॉर्थ कोरिया की तरह अत्याचारी या भारी हथियारों से लैस हैं। कोरियन पीपल्स आर्मी या केपीए किम डायनेस्टी के मिलिट्री रूल के दौरान इस देश की सरकार और समाज का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। ऐसा माना जाता है कि 1.3 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स, 5.8 मिलियन स्ट्रॉन्ग पैरा मिलिट्री फोर्स और 2 लाख रिजर्व सोल्जर्स के साथ इसके पास दुनिया की किसी भी देश के मुकाबले सबसे बड़ी मिलिट्री है। जबकि अलग थलग पड़े इस देश की विशाल मिलिट्री परेड पूरी तरह से डिसिप्लिन पुरुषों और महिलाओं को दिखाती है, लेकिन पर्दे के पीछे की एक झलक इसकी एक डरावनी तस्वीर दिखाती है। गंदगी में रहने के लिए मजबूर होने के लिए ड्यूटी के दौरान भूखे रहने तक समय आ गया है ये जानने का कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को किन भयानक चीजों का सामना करना पड़ता है। गंदे हालातों में रहना। दोस्तों, 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री मेंबर्स को रखना आसान नहीं है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उनके रहने की परिस्थितियां काफी भयानक हैं। पूरे देश में फैले हुए छोटे कंक्रीट बैरकों के आधार पर सोल्जर्स को इन छोटे कमरों को 20 से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। जहां तक स्टोरेज की बात है तो हर सैनिक को सिर्फ कुछ ड्रॉर दिए जाते हैं। वो सभी एक साथ बंक बेड पर सोते हैं, लेकिन उनके गद्दे नरम और आरामदायक नहीं होते, क्योंकि वो सस्ते चावल के छिलकों से बने होते हैं जो कपड़े की तरह हवादार नहीं होते। इसलिए वो सारा पसीना सोख लेते हैं, जिससे कमरे में बदबू पैदा होती है। इससे भी ज्यादा खराब बात तो यह है कि कई बैरकों में तो बहता हुआ पानी तक नहीं है। कई सैनिक बाहर हौज से या कुओं से खींचे गए पानी से नहाते हैं। यहाँ तक कि सर्दियों के दौरान भी जब टेम्परेचर -10 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना होता है, भयंकर गर्मी के लिए कोई भी एयर कंडीशनिंग नहीं है और हर कमरे में एक छोटे लकड़ी से जलने वाले बर्नर के अलावा कोई हीटिंग नहीं है। 8 साल तक ज्यादातर सैनिकों को ऐसे ही रहना होता है और प्रॉपर वेंटिलेशन के बिना बीमारी तेजी से फैलती है। माना जाता है कि 2000 दशक की शुरुआत में सार्स महामारी सेना में फैल गई थी, जिसमें अनगिनत सैनिकों की जान चली गई थी। दुख की बात है कि कोविड-19 महामारी भी बहुत अच्छी नहीं रही है। नॉर्थ कोरिया द्वारा कोविड का एक भी मामला न होने के बावजूद कई समाचार एजेंसीज ने सेना में वायरस होने की और मौतों की खबरें दी, जिनमें से कईयों ने अपने बिस्तर पर ही दम तोड़ा है। लेकिन रुकिए, जवान लोग जिनके बारे में माना जाता है कि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इतनी बड़ी गिनती में इस तरह की बीमारियों का शिकार क्यों हो रहे हैं? भूखे सैनिक। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में खाने की कमी होना कोई नई बात नहीं है। दूसरे देशों के साथ लिमिटेड ट्रेड ऑप्शन होने के कारण वो फूड प्रोडक्शन के लिए अपनी खुद की कैपेसिटी पर ज्यादा निर्भर हैं। इसका मतलब है कि अतीत में देश में खराब फसल के कारण भयानक अकाल पड़ चुके हैं और लोग लाखों मारे गए हैं। दूसरे देशों में इस दौरान इमरजेंसी फूड सप्लाई भेजी गई थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने बाहर के वर्कर्स को अपनी सीमाओं के अंदर जाने से मना कर दिया, जिससे लाखों लोग भूखे रह गए। और दुख की बात है कि आर्मी को भी इससे बख्शा नहीं गया। सैनिकों को सिर्फ मक्का, चावल और गोभी जैसे सस्ते बेसिक खाने दिए जाते हैं। आलू की फसल आमतौर पर जून में आती है, इसलिए सैनिक दिन में 3 बार आलू खाते हैं और अगस्त में जब मकई की फसल आती है तो सैनिक दिन में 3 बार हरी मकई ही खाते हैं। वो बहुत जल्दी उस रूटीन से बीमार हो जाते हैं। खाने का वजन 200 से 300 ग्राम होना चाहिए, लेकिन कई रिपोर्ट से पता चलता है कि वो सिर्फ 140 ग्राम तक ही होता है। मुश्किल ट्रेनिंग के चलते ये ज्यादातर सैनिकों को सस्टेन करने के लिए काफी नहीं है और 6 महीने के बाद ही माल न्यूट्रिशन शुरू हो जाता है। 2015 में कुछ कैडेट्स की एक सीक्रेट अंडरकवर रिकॉर्डिंग की गई थी, जो सभी खतरनाक रूप से पतले और थके हुए लग रहे थे, क्योंकि आर्मी की खाने की हालत इतनी खराब है। सीनियर ऑफिसर कथित तौर पर सैनिकों से उसकी यूनिट के लिए खाना चोरी करने के लिए कहते हैं और ऐसा न कर पाने पर वो उनको सजा देते हैं। जिंदा रहने की कोशिश में कई सैनिकों को अनाज और यहाँ तक कि मवेशियों को भी चुराते हुए देखा गया है, लेकिन यह हमेशा काफी नहीं होता। जब उनका वजन इतना कम हो जाता है कि वो लड़ नहीं पाते और खड़े भी नहीं हो पाते, तो उन्हें छुट्टी पर घर भेज दिया जाता है। उनके परिवार वाले उनको अच्छा खाना खिलाते हैं और जब वो ठीक हो जाते हैं तो उन्हें वापस सेना में भेज दिया जाता है। वो इस भयानक चक्कर में तब तक फंसे रहते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाते, जो कि अक्सर होता है, या जब तक वो अपनी सर्विस पूरी नहीं कर लेते। यार, उनके महान नेता किम जोंग उन खाना ठूंसने में मशगूल रहते हैं, लेकिन इनकी हालत देखकर ओहो, यकीन नहीं होता ना। बीन लीव। दोस्तों, मई 2021 में किम जोंग उन की डेस्क से एक डायरेक्ट ऑर्डर दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि उनके सैनिक भूख से मर रहे हैं। उन्होंने सभी मिलिट्री यूनिट्स को हुक्म दिया कि वो सैनिकों को हर दिन कम से कम एक बार ऐसा खाना जरूर दें जिसमें बीन शामिल हों, जैसे कि सोयाबीन या टोफू, और जो कमांडर ऐसा नहीं कर पाएगा उसे बेरहमी से सजा दी जाएगी। ये बात उन अफसरों को पसंद नहीं आई जिनकी पहुंच बीन सप्लाई तक नहीं थी। अपने आप को बचाने के लिए लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड वाले सोल्जर्स को बीन लीव पर भेजना शुरू कर दिया। उनमें से हर किसी को 10 से 14 दिनों तक की बीच छुट्टी लेने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें कम से कम 300 किलो बीन्स लेकर लौटना था। ये 1 टन के चौथे हिस्से से ज्यादा है। अगर उन्हें उतनी क्वांटिटी में बीन्स नहीं मिलती तो वो चावल या कॉर्न भी ला सकते थे, लेकिन ये सुपरमार्केट में जाने जितना आसान नहीं था। ज्यादातर सैनिक ग्रामीण इलाकों से, इसलिए शायद उन्हें अपने गांवों से उस समय खाना निकालना पड़ा जब फूड सप्लाई पहले से ही कम थी। शायद कई लोगों को अपनी यूनिट्स और उसके परिवारों के बीच फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, अभी हमने शुरुआत भी नहीं किया, फिर भी मेरा मानना है कि हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में की गई रिसर्च पसंद आई और भविष्य में ऐसी और ज्यादा दर्दनाक खुलासे देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए। ऑलराइट, मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ, तो आइए देखते हैं कि इन बेचारे सैनिकों को और क्या क्या सहना पड़ता है।
जन्म से ब्रेन वॉश किया जाता है। दोस्तों, ऐसे खतरनाक हालातों को देखते हुए किम बगावत को भड़काए बिना इस दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री में से एक कैसे बना सकते थे? इसका जवाब है ब्रेन वॉश करके। 4 साल की उम्र से ही भयानक तरीके अपनाकर इन बच्चों का रूलिंग वर्कर्स पार्टी की मिलिट्री आइडियोलॉजी के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता है। नर्सरी को कार्टून एनिमल सोल्जर्स से डेकोरेट किया जाता है, जो रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड लॉन्चर, ग्रेनेड और मशीन गन पकड़े हुए होते हैं और दूसरे जानवरों पर हमला करते हैं। उनकी किताबों को आमतौर पर मिलिट्री थीम से खूबसूरती से डेकोरेट किया जाता है और यहाँ तक कि उनमें प्रोपेगेंडा कार्टून भी होते हैं जो युद्ध में हिस्सा लेने वाले कैरेक्टर्स को दिखाते हैं और अपने दुश्मनों को सफाया करते हैं। और ये सब यहीं पर खत्म नहीं होता। छोटे से छोटे बच्चों को छोटी छोटी यूनिफॉर्म पहनाई जाती है। ओके, ये बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें कुछ चीजें होती हैं जो कि करने के लिए कहा जाता है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। द कोरियन चिल्ड्रन यूनियन नॉर्थ कोरिया का बॉय स्काउट का एक वर्जन ऐसे गाने गाता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उनमें से एक का जो ट्रांसलेशन किया गया है वो कुछ ऐसा है कि 30 लाख बॉय स्काउट बंदूकें और बम होंगे। हम जनरल के लिए बंदूकें और बम बनेंगे। जी हाँ, बच्चे सचमुच किम जोंग उन के लिए अपनी जान देने के बारे में गाते हैं। भाई, मुझे तो ओल्ड मैकडॉनल्ड्स ही पसंद है। ये ब्रेन वॉश बेचारे बच्चों को उनकी सारी जिंदगी परेशान करता है और ये विश्वास पैदा करता है कि उन्हें किम के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना है और उनकी हर बात का पालन करना चाहिए, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। और अब ये तब और ज्यादा बुरा हो जाता है जब वो 17 साल की उम्र में पहुंचते हैं। उनके पास कोई चॉइस नहीं है। दोस्तों, 17 साल की उम्र में सभी लड़के और लड़कियों को मिलिट्री सर्विस के लिए रजिस्टर करना होता है। उनके बैकग्राउंड और एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट्स के आधार पर कुछ को सर्विस के बाहर रखा जा सकता है या उनकी सर्विस को पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन सभी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कोई एक्सेप्शन नहीं है, ना ही कोई चॉइस है। लेकिन करंट लीडर किम जोंग उन सहित कई अमीर और पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स के बेटे और बेटियों को आमतौर पर इससे बाहर रखा जाता है। पूरी सेना की कमान अपने हाथ में होने के बावजूद उसने कभी भी इसके किसी भी डिवीजन के लिए काम नहीं किया है। महान नेता, बड़ा आया। अजीब बात तो यह है कि ज्यादातर सैनिक अपनी मर्जी से उनके दादा किम इल सुंग के साथ सेना में शामिल हो गए थे, जिन्होंने सच में मिलिट्री में काम किया था। लेकिन उनके बेटे किम जोंग इल के शासनकाल के बाद से नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है। मिलिट्री रिवॉर्ड्स कम हो गए हैं और कम ही लोग अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं। किम्स ने रिक्रूटमेंट पर ज्यादा निर्भर रहना शुरू कर दिया और देश पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए मिलिट्री सर्विस पर दिए जाने वाले टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए कानूनों को बदल दिया। मिलिट्री सर्विस 13 साल तक चलती थी, लेकिन जनवरी 2021 तक एक सरकारी आदेश ने पुरुषों के लिए इससे घटाकर 8 साल और महिलाओं के लिए 5 से 8 साल के बीच कर दिया है। और सिर्फ यही एक चीज नहीं है जिसे कम किया गया है। 2012 में मेल सोल्जर्स के लिए मिनिमम हाइट 145 सेंटीमीटर थी, लगभग 4 फीट 7 इंच। आज इसे घटाकर 142 सेंटीमीटर कर दिया, यानी सिर्फ 4 फीट 6 इंच, क्योंकि इस देश के लोगों की डाइट इतनी खराब है कि एवरेज हाइट काफी गिर गई है। इससे उलट अमेरिका की आर्मी में पुरुषों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर या 5 फीट से शुरू होती है। बेचारों को क्या क्या करना पड़ता है यार। सेकंड रेट ट्रेनिंग। दोस्तों, जब नए सैनिक केपीए में शामिल होते हैं तो चाहे वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स किसी भी डिवीजन में हो, उनकी शुरुआत बेसिक ट्रेनिंग से ही होती है। शुरू के 6 महीनों तक उन्हें लड़ाई की बेसिक बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन फ्यूल, हथियार और गाड़ियों जैसे सामान की ऊंची कीमत के कारण ट्रेनिंग के ज्यादातर हिस्से में फिजिकल एक्टिविटी शामिल होती है, जो मेमोरी और रिपीटेशन पर फोकस करती है। पुरानी रिपोर्ट का दावा है कि एक सैनिक का डेली रूटीन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक चलता है, जिसमें उसे सिर्फ 3 घंटे का खाली समय मिलता है और नाइट ट्रेनिंग भी शामिल होती है। मुश्किल होती है, लेकिन ये खाली समय शायद ही उनका अपना होता है, क्योंकि उनसे फसल उगाने और अपनी खानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जानवरों की देखभाल करने की भी उम्मीद की जाती है। उसके बाद वे अपनी एडवांस ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल ट्रेनिंग को कैमरा के लिए बचाकर रखा जाता है। देश के सामने अपनी यूनिट का टैलेंट दिखाने के लिए चुने गए सैनिकों को अपनी मजबूत मुट्ठी से ईंटों को तोड़ना होता है, और यहाँ तक कि कोहनी से टाइल्स के ढेर को तोड़ना होता है, और यहाँ तक कि पेट पर कुल्हाड़ी के वार का सामना करना पड़ता है। हे भगवान, ये आर्मी ट्रेनिंग से ज्यादा स्कूल के सर्कस की तरह लग रहा है। इसके अलावा हर सैनिक 6 महीने तक परेड के लिए तैयारी करता है। इस महान नेता की खुशी के लिए लगातार आगे पीछे कदम ताल किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग है। कुछ डिफेक्टर्स का दावा है कि लगभग 60% मिलिट्री ट्रेनिंग आइडियोलॉजिकल है। उन्हें सैक्रिफाइस की मेंटलिटी रखना सिखाया जाता है, जो ये गारंटी देता है कि वो किम परिवार की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे। उन्हें सिखाया जाता है कि किम के बिना वो कुछ भी नहीं है और इसलिए उन्हें हर कीमत पर उनकी रक्षा करनी है। ब्रेन वॉशिंग को ट्रेनिंग के दौरान भी लागू किया जाता है। वो अमेरिका की पुतलों पर गोली चलाते हैं, जो उनके करप्ट कैपिटलिस्ट दुश्मन हैं, और गर्व से दावा करते हैं कि वो अपने महान कमांडर के लिए अपनी जान दे देंगे। अफसोस की बात है कि उनमें से कई ऐसा करते भी हैं, जबकि वो किसी युद्ध में नहीं होते। हर रोज पूरे दिन, और जैसे कि दिन में 17 घंटे की काफी ट्रेनिंग नहीं थी। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को शायद ही कभी समय मिलता है। सीनियर मेंबर्स छुट्टी और पास की सख्ती से निगरानी करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। एक सैनिक को पूरी ड्यूटी के दौरान कुछ ही बार 2 हफ्तों की छुट्टी दी जाती है। यहाँ तक कि शादी करने या माता पिता को खोने पर भी उन्हें सिर्फ 10 दिन की छुट्टी मिलती है, वो भी अगर उनका कमांडर बहुत दयालु हो तो। लेकिन जब वो ड्यूटी पर होते हैं तो वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं लेते। कमांडर्स को अक्सर किसानों को फसल लाने या फिजिकल लेबर में मदद करने के लिए सैनिकों को भेजने का हुक्म दिया जाता है। 2016 में सैनिकों को 2 मेगा
का प्रोजेक्ट टेंशन हाइड्रोलिक्स पावर स्टेशन और सेपो टेबललैंड प्रोजेक्ट के लिए तैनाती पर भेजा गया था। यहाँ उन्हें बिना किसी तकनीकी उपकरण की मदद के अक्सर जमीन की सफाई और माइनिंग जैसे कमर तोड़ने वाले मुश्किल काम करने पड़ते थे, लेकिन आदमी और औरतें कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। औरतें कुछ घंटों तक काम करती हैं और उन्हें खाना पकाने और सफाई जैसे काम सौंपे जाते हैं। क्या हम वाकई 1950 के दौर में भाई? लेकिन उनका काम यहाँ पर खत्म नहीं होता। किम जोंग उन के कहने पर सैनिकों को किसी भी तरह का काम करने का हुक्म दिया जा सकता है। इसलिए जबकि कुछ सैनिक अपने हाथों से ईंटें तोड़ते हैं, दूसरों को ट्रैफिक वार्डन के रूप में भेज दिया जाता है और यहाँ तक कि पश्चिमी लोगों के लिए टूर गाइड के रूप में भी भेजा जाता है, जिनसे उन्हें इतनी नफरत करना सिखाया जाता है। यार मैं समझ सकता हूँ कि इनकी सख्त ट्रेनिंग के बाद भी ये सोल्जर टूरिस्टों की इस भीड़ की देखभाल करते करते क्यों परेशान हो रहे हैं। बहुत कम तनख्वाह। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मुश्किल काम और ट्रेनिंग के बदले इन्हें अच्छी सैलरी मिलती होगी, लेकिन बात यह है कि 1991 में सोवियत यूनियन के चरमराने पर नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तब से इन तानाशाहों ने इसे पूरी तरह से लूट लिया है। नॉर्थ कोरिया का एक आम आदमी हर महीने मुश्किल से $100 कमाता है, जो उसके साउथ कोरियाई काउंटर पार्ट का 4% है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े मौजूद नहीं है, लेकिन ये दावा किया जाता है कि ज्यादातर सैनिक इससे भी कम कमाते हैं और खाने और डेली यूज की जरूरी चीजों के रूप में उन्हें कंपनसेट किया जाता है, और जो थोड़ा बहुत पैसा वो कमाते भी हैं वो ज्यादा काम का नहीं होता। जून 2021 में जैसे जैसे फूड शॉर्टेज बढ़ती गई, नॉर्थ कोरिया में 1 किलो केले की कीमत $45 हो गई थी। इसके अलावा देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के सख्त होने के कारण एक बोतल शैम्पू जैसी जरूरी चीज की कीमत बढ़कर $200 हो गई। इससे भी बुरी बात यह है कि बैंकों में जमा पैसे का कंट्रोल भी सरकार के पास होता है और उन्हें विड्रॉल से रोकने का अधिकार भी उन्हीं के पास होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग का आमतौर पर कोई मतलब नहीं और ज्यादातर लोग सिर्फ कैश का इस्तेमाल करते हैं। इन बेचारे लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इतनी अलग चीज है कि आर्मी में काम करने वाला एक डिफेक्टर उस समय चौंक गया जब उसने पहली बार एटीएम का इस्तेमाल किया। उसे लगा कि अंदर कोई छोटा आदमी है जो पैसे दे रहा है। यहाँ तक कि टॉप रैंकिंग ऑफिसर भी इतने अमीर नहीं है। 2013 में ये बताया गया था कि सीनियर ऑफिसर्स को वफादारी बनाए रखने के लिए इंसेंटिव दिया जाता था। 4 स्टार जनरल्स को अपनी सैलरी के अलावा हर महीने लगभग $1200 मिलते थे, जबकि 3 स्टार जनरल्स को $1000 और 2 स्टार जनरल्स को $700 मिलते थे। $100 की तुलना में ये बहुत है, लेकिन अगर आप इसकी तुलना अमेरिका से करते हैं तो वहाँ पर एक आर्मी जनरल की शुरुआती सैलरी हर महीने लगभग $16,600 होती है। ये एक बेहद ही खराब कंपैरिजन है। बदनामी मंजूर है। दोस्तों किसी भी सैनिक को सेना से मिलने वाली सबसे खराब सजा कोर्ट मार्शल है। ये उन सैनिकों को दिया जाता है जो एक बड़े अपराध में दोषी पाए जाते हैं, जैसे कि अपने कलीग को अकेला छोड़ देना या उनकी जिंदगी को खतरे में डालना। अमेरिका में मिलिट्री से डिस्चार्ज किए गए सर्विस मेंबर को सरकारी पेंशन नहीं दी जाती और उन्हें हैंडगन रखने, सरकार के लिए काम करने या बैंक से लोन देने के लिए भी मना कर दिया जाता है। अगर वो जेल की सजा से बच जाते हैं तो उसके नतीजे बहुत बुरे होते हैं, जो उनकी बाकी की जिंदगी पर बुरा असर डालते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में सेना के अंदर हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि ड्यूटी से निकाले जाना एक अच्छी बात हो सकती है। ड्यूटी से निकाले गए सैनिकों को वर्कर्स पार्टी से तुरंत हटा दिया जाता है, जिससे उन्हें बेहतर सैलरी वाले पार्टी ऑफिसर की पोजीशन पर पहुंचने से रोका जा सकता है। इसे किसी भी नॉर्थ कोरियन के लिए सबसे सख्त सजा माना जाता है, लेकिन ये भविष्य में मुश्किल हो सकता है और रिपोर्ट्स का दावा है कि सैनिकों को एहसास होने लगा है कि बेईमानी करके बर्खास्त किया जाना कड़ी मेहनत करते हुए थकान से मर जाने से ज्यादा बेहतर है। कुछ सोल्जर्स अपराधियों और स्मगलर्स की बॉर्डर पर मदद करते हैं, जहां उन्हें तैनात किया जाता है। वो रिश्वत लेते हैं और उनके काम के बदले मोटी रकम मांगते हैं। बहुत सारा पैसा कमाने के बाद वो खुद को डिस्चार्ज करा लेते हैं और आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। ये इज्जत की जिंदगी तो होती नहीं, लेकिन ये भूखे रहने से तो बेहतर है भाई। जबरन रोने का हुक्म। दोस्तों जब भी किम जोंग उन मिलिट्री का दौरा करते हैं या सैनिकों के परेड में हिस्सा लेते हुए देखते हैं तो उनमें से कई रोने लगते हैं, जबकि वो महान नेता बुद्ध बनकर वहां खड़ा रहता है। लेकिन हम कुछ आंसुओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह से चीखना और चिल्लाना होता है। ऐसा लगता है कि सेना अपने नेता की मौजूदगी में खुशी के आंसू बहा रही है। लेकिन भीड़ का पागलपन उदास मौकों पर भी देखा जा सकता है, जैसे कि उनके दिवंगत नेता किम जोंग इल के लिए की गई शोक सभाओं में। तो इस तरह से बेकाबू होकर एक साथ रोने की वजह क्या है? हो सकता है वो खुशी के आंसू या दुख के आंसू रो रहे हो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि अधिकारी उन सैनिकों को सजा देते हैं जो कोई भी जज्बात नहीं दिखाते। जी हाँ, 2012 में किम जोंग इल की मौत के बाद अधिकारियों ने सार्वजनिक शोक में हिस्सा न लेने पर सैनिकों को 6 महीने के मुश्किल लेबर कैंप में रखना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाए थे। अगर वो असली नहीं लगते थे तो उन्हें भी कैंप में भेज दिया जाता था। जब भी किम परेड या फोटोशूट के दौरान सैनिकों से मिलते हैं तो वो सभी पागलों की तरह चीखने और ताली बजाने लगते थे, जैसे कि सब ज़ॉम्बी बन गए हों। खैर, जिन हालातों में वो जीने के लिए मजबूर हैं उसे देखते हुए हुक्म देने पर रोना उनके लिए बहुत ही मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो कभी छोड़कर नहीं जा सकते। तो दोस्तों यहाँ तक तो
नॉर्थ कोरिया की महान सेना का हिस्सा होना बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं लगता, लेकिन अगर उसके सैनिक छोड़कर जाना चाहते हैं तो क्या होगा? अपनी ड्यूटी से इनकार करने पर जबरन मजदूरी, जेल और यहाँ तक कि मौत जैसी भारी सजा भी हो सकती है। बचने का एकमात्र तरीका है देश को छोड़कर जाना, लेकिन नॉर्थ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ पीपल सिक्योरिटी अपने लोगों को देश के अंदर ही आजादी से घूमने की इजाजत नहीं देती है, तो देश के बाहर तो बहुत दूर की बात है। और ये सैनिकों पर भी लागू होता है। जब तक कि वो चाइना जैसे मित्र देशों की यात्रा पर किसी खास काम से ना जा रहे हो, उन्हें किसी भी कारण से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। उनका एकमात्र ऑप्शन चुपके से भागकर साउथ कोरिया जाना है, जहाँ उन्हें बिना शर्त माफी दे दी जाती है। वो पहाड़ों और नदियों के रास्ते भाग जाते हैं जो नॉर्थ कोरिया को चाइना से जोड़ते हैं, साथ ही डीमिलिटराइज्ड जोन के रास्ते जो नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करता है। अफसोस की बात है कि जानते हुए भी कि उन्हें सजा दी जाएगी, मार दिया जाएगा। चाइना नॉर्थ कोरिया के दोषियों को रिफ्यूजी के रूप में मान्यता नहीं देता, और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है। लेकिन डीमिलिटराइज्ड जोन से गुजरना ज्यादा जोखिम भरा होता है। उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले इस 2.5 मील लंबे रास्ते में हर जगह माइनफील्ड, इलेक्ट्रिक फेंस और चौकियों को देखा जा सकता है। हाई रैंकिंग ऑफिसर जो थोड़ी आराम की जिंदगी जीते हैं, उन्हें नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के बीच तैनात किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके भागने की कोशिश करने की संभावना कम होती है। लेकिन ये कई लोग कोशिश करते रहते हैं और कामयाब भी होते हैं। ये साबित करता है कि डिफेक्टर ओह चोंग सोंग जैसी ऊंची पोजीशन पर बैठे लोगों के लिए भी मिलिट्री लाइफ कितनी भयानक होती है। ये सोल्जर जो एक हाई रैंकिंग ऑफिसर का बेटा है, उसने 2017 में एक भयानक जुर्म किया। उसने सजा के डर से जल्दबाजी में डीमिलिटराइज्ड जोन के रास्ते भागने का फैसला किया। साउथ कोरिया की तरफ एक निचली दीवार के पीछे गिरने से पहले उसका पीछा किया गया और 40 से ज्यादा बार गोली मारी गई। अंधेरे में काम कर रहे दक्षिण कोरिया के एजेंट्स ने उसको बचा लिया और उसे सर्जरी के लिए ले गए। जब उसका ऑपरेशन कर रहे थे तो डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उस बेचारे सैनिक के पेट में बहुत से कीड़े थे, पैरासाइट के अंडे आमतौर पर अरे बाप रे पॉटी के जरिए ट्रांसफर होते हैं। वो ओह चोंग सोंग के अंदर इसलिए रेंग रहे थे क्योंकि सैनिकों को अक्सर ह्यूमन वेस्ट फैलाने का काम सौंपा जाता है, जिसका इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया अपने खेतों में खाद डालने के लिए करता है। जिंदा बचने के बावजूद ओह चोंग सोंग को भागने का अंजाम भुगतना पड़ा। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो नॉर्थ कोरिया में अभी भी देशद्रोहियों के परिवारों को सजा दी जाती है। उन्हें अक्सर सुनसान पहाड़ों में रहने के लिए भेज दिया जाता है और भूखे रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए दुख की बात यह है कि कई सैनिकों के लिए नॉर्थ कोरिया छोड़ना उतना ही खतरनाक है जितना कि वहां पर रहना। शानदार यूनिफॉर्म। दोस्तों, ये देखते हुए कि केपीए की कई परेडों में सैनिक कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, शायद किम जोंग उन उन्हें वेल ड्रेस्ड रखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अफसोस क्यों ऐसा नहीं करते। अगर आप फीमेल सोल्जर्स के पैरों को थोड़ा सा करीब से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि असल में क्या चल रहा है। फीमेल परेड यूनिफॉर्म के लिए महिलाओं को मामूली एडी के जूते पहनने की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपने कभी हील वाले जूते पहने हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह से परेड करने पर वो उतर जाएंगे। उन्हें बेहतर जूते देने की बजाय महिलाएं उन्हें अपने पैरों में इलास्टिक और स्प्रिंग जैसी चीजों से बांधती हैं, और ये तो सिर्फ फीमेल फुटवेयर हैं। मामूली सैनिकों को हर 2 साल में सिर्फ एक बार समर यूनिफॉर्म और हर 3 साल में विंटर यूनिफॉर्म दी जाती है। जूतों को ज्यादा जल्दी बदल दिया जाता है। गर्मियों के जूतों को हर 2 साल में एक बार और सर्दियों के जूतों को हर साल बदल दिया जाता है। ये बहुत बुरा नहीं लगता है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। एक डिफेक्टर ने दावा किया है कि जूते खराब तकनीक से बने होते हैं, जिसके अंदर रुई भरी होती है। थोड़ा घिसने के बाद वो निकलना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदरूनी हिस्से खुल जाते हैं, जिससे उनके पैर दिखने लगते हैं और उन्हें ठंड लगने का एहसास होता है, जैसे कि उनके पास पहले से ही परेशान होने के लिए बहुत कुछ नहीं था भाई। भयानक हेल्थ केयर। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सभी लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं और हर मिलिट्री डिवीजन का अपना अस्पताल होता है, जैसा कि इस देश के पब्लिक हेल्थ एक्ट में कहा गया है। कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई बिल नहीं, बहुत अच्छा लगता है। वेल, अगर ये सच होता तो डिफेक्टर्स का दावा है कि इन अस्पतालों में कभी कोई दवा मौजूद नहीं होती, और अगर होती भी है तो इससे मरीजों के लिए पैसा लेते हैं, यहाँ तक कि सैनिकों से भी। इनफैक्ट उनके पास काफी आयोडीन मौजूद रहता है, जिसका इस्तेमाल सस्ते कीटनाशक के रूप में किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बस। ये एक बहुत ही डरावनी सच्चाई है। ये देखते हुए कि सैनिकों को मुश्किल ट्रेनिंग और कड़ी शारीरिक मेहनत की वजह से रोज कितनी चोटों का सामना करना पड़ता है। कई लोग बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियों जैसे प्राकृतिक उपचारों का इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं जानता कि टूटे हुए पैर के इलाज के लिए ये जड़ी बूटियां कितने काम की हैं। वैसे बुरी बात यह है कि दिसंबर 2020 में ये बताया गया था कि 5000 मेंबर्स की 1st डिवीजन मिलिट्री यूनिट के लगभग आधे मेंबर बीमार थे और उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती थी। एक ऐसे देश के लिए जहां कथित तौर पर कोविड-19 का एक भी मामला नहीं है, ये एक बहुत ही अजीब संयोग है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? औरतों के लिए और भी बदतर। दोस्तों, केपीए महिलाओं के लिए इससे भी ज्यादा बदतर जगह है, जैसा कि इन कहानियों से पता चलता है। 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग और खाने की कमी के कारण माल न्यूट्रिशन शुरू हो जाता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, और इसके कारण
फीमेल सोल्जर्स को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, कभी कभी तो सालों तक। लेकिन कई लड़कियां इसे एक ब्लेसिंग मानती हैं। पुरुषों के साथ ट्रेनिंग करने वाली महिलाओं को बाहर ड्यूटी पर जाने से पहले क्लीनिंग या वॉशिंग का मौका नहीं दिया जाता। 2017 से पहले ज्यादातर फीमेल सोल्जर्स को सिर्फ बैंडेज दी जाती थी या उन्हें सैनिटरी पैड के रूप में मोजे और बनियान के कपड़े को काटकर उनका इस्तेमाल करना पड़ता था। यह सुनने में बहुत ही अटपटा लगता है ना? लेकिन उनके पास इसे सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। सीनियर ऑफिसर अक्सर उनके लिए काम करने वाली महिलाओं का फायदा उठाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। नॉर्थ कोरिया के हिसाब से इस तरह के मामले को गंभीरता से लिया जाता है और इस तरह के भयानक अपराधों के लिए दोषी पाए जाने वाले को 7 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वो कोई शिकायत दर्ज करती हैं तो दोषी अधिकारी महिला को पार्टी में शामिल होने से रोकने की धमकी देते रहते हैं। कई लड़कियां डर के मारे खामोशी से ये सब सहती रहती हैं। एक शर्मनाक अंत। दोस्तों, पूरी दुनिया में आर्मी में काम करने वाले बहुत से लोग ये जानकर खुश रहते हैं कि अगर उनके साथ कभी कुछ बुरा हुआ तो उनके परिवार वालों को पैसा मिलेगा। उदाहरण के लिए अमेरिका में डेथ पेंशन, ग्रेच्युटी और मुआवजे की पेशकश की जाती है ताकि पीछे छूटे लोगों के लिए जिंदगी आसान हो सके। लेकिन नॉर्थ कोरिया में नहीं। अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान मर जाता है, चाहे वो बॉर्डर की सुरक्षा के दौरान हो या भुखमरी से, तो उनके परिवारों को कुछ भी नहीं मिलता, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। इसके बदले उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें कहा जाता है कि सैनिक की मौत वर्कर्स पार्टी के प्रति वफादारी के कारण ड्यूटी के दौरान हुई। दैट्स इट। यह इतना बेकार है कि इसके बदले में चावल भी नहीं खरीदे जा सकते। यार, मेरे लिए तय करना मुश्किल है कि मैं किसके लिए ज्यादा दुखी हूँ, सैनिक के लिए या फिर उसके परिवार के लिए। दोस्तों, इनमें से किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया? और अगर आपने कभी मिलिट्री में काम किया है तो ये एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से कितना अलग है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।